हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपके साथ में कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चा में रहे थे अनुच्छेद, उनके विषय में चर्चा कर रही थी। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना करके डाल चुकी, ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 131 के बारे में कि ये खबरों में क्यों रहा है। केंद्र द्वारा राज्य पर शुद्ध उधार सीमा लगाने को चुनौती देते हुए भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि यह राजकोषीय संघवाद का उल्लंघन है। इसका उल्लंघन है राजकोषीय संघवाद का। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित पक्षों के बीच किसी भी विवाद में अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्य की बात हो रही हो, भारत सरकार और एक या अधिक राज्य एक पक्ष में और एक या अधिक राज्य दूसरे पक्ष में, या फिर दो या दो से अधिक राज्य हों। मुख्य शर्त क्या है? विवाद में कानून या तथ्य का ऐसा प्रश्न शामिल होना चाहिए जिस पर किसी कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती हो। प्रमुख संवैधानिक मुद्दा क्या है? राजकोषीय संघवाद। क्या केंद्र 293 के तहत किसी राज्य की उधार लेने की सीमा को इस हद तक नियंत्रित कर सकता है कि इससे राज्य का बजट पंगु हो जाए? प्रतीक्षात्मकता मतलब केंद्र ने अपने पक्ष में क्या तर्क दिया है? केंद्र ने तर्क दिया है कि ऐसे नीतिगत मामले अनुच्छेद 131 के अंतर्गत नहीं आते हैं। राज्य ने तर्क दिया है कि राजकोषीय स्वायत्तता एक कानूनी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या है? संविधान पीठ को भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य उधार सीमा के प्रश्न को एक महत्वपूर्ण संघीय मुद्दा मानते हुए इसे 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया है। अनुच्छेद 136 भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला कि सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति याचिकाओं के बोझ तले दबा हुआ है, जिसके कारण यह संवैधानिक न्यायपालिका की बजाय नियमित अपीली न्यायालय बन गया है। पीएमएलए जैसे ऐतिहासिक मामले इसी मार्ग को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचे थे। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण जैसे सैन्य न्यायाधिकरणों को छोड़कर द्वारा किसी भी मामले में दिए गए किसी भी निर्णय, आदेश, सजा या फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का अधिकार देता है। प्रमुख संवैधानिक मुद्दा क्या है? विवेकाधीन शक्ति। यह एक विवेकाधीन शक्ति है, अधिकार नहीं। सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक याचिका पर सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। दायरा क्या है? यह असाधारण परिस्थितियों के लिए है जहां न्याय का घोर उल्लंघन हुआ हो। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या है? न्यायालय ने दोहराया कि अनुच्छेद 136 एक असाधारण अधिकार क्षेत्र है जिसका प्रयोग बहुत कम मामलों में किया जाना चाहिए। हालांकि उच्च न्यायालयों द्वारा सख्त कानूनों जैसे यूएपीए, पीएमएलए में जमानत देने में अनिच्छा के कारण सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 21 की रक्षा के लिए अनुच्छेद 136 के माध्यम से हस्तक्षेप करने के लिए विवश है। भारतीय संविधान का संथाली भाषा में विमोचन खबरों में क्यों है? भारत का संविधान आधिकारिक तौर पर संथाली भाषा में जारी कर दिया गया है, जिससे आदिवासी समुदायों के लिए संवैधानिक ग्रंथों तक पहुंच का विस्तार हुआ है। मुख्य बिंदु क्या है? संथाली एक जनजातीय भाषा है जो मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इसे ओल चिकी लिपि में लिखा जाता है। संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुवाद का उद्देश्य संवैधानिक जागरूकता और समावेश को बढ़ावा देना है। यह भाषाई विविधता और न्याय तक पहुंच का समर्थन करता है। क्योंकि ये संथाली अभी चर्चा में रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करें डिजिटल संवैधानिकता खबरों में क्यों है? केंद्रीय सरकार ने डेटा गोपनीयता, सहमति और निगरानी को लेकर व्यापक चिंताओं के बाद मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का अनिवार्य आदेश रद्द कर दिया है। यह कदम हितधारकों के विरोध और एप्पल के आदेश का पालन करने से इनकार करने के बाद उठाया गया। संचार साथी ऐप संबंधी निर्णय सरकार ने मोबाइल फोन निर्माताओं को 2026 से संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से, ये ध्यान रखना, अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का निर्देश दिया था। इसका घोषित उद्देश्य भारत को साइबर अपराध में हो रही तीव्र वृद्धि से निपटना था। साइबर अपराध के मामले 2023 में 15.9 लाख से बढ़कर 2024 में 20.4 लाख हो गए हैं। इस ऐप का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं और पुलिस को उपकरणों को ट्रैक करने और सत्यापित करने में सहायता करना था। डिजिटल संवैधानिकवाद का अर्थ क्या है?
डिजिटल संवैधानिकवाद का अर्थ है स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, जवाबदेही और विधि के शासन जैसे संवैधानिक मूल्यों को डिजिटल जगत में लागू करना। इसका उद्देश्य नागरिकों को डेटा पर राज्य और कंपनियों के अत्यधिक नियंत्रण से बचाना है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक प्रणालियों, एल्गोरिदम और निगरानी उपकरणों को बढ़ते उपयोग का जवाब है। फिर हम बात करेंगे इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल शासन संवैधानिक अनुशासन के अधीन हो। इस चीज को अंडरलाइन करते हैं। वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढांचे की अपर्याप्तता। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 मुख्य रूप से प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करता है, न कि राज्य द्वारा निगरानी को। भारत में न्यायिक और संसदीय निगरानी वाला कोई व्यापक निगरानी कानून नहीं है। संसदीय निगरानी वाला कोई भी कानून नहीं है। उच्च जोखिम वाले एल्गोरिदम और निगरानी प्रणालियों का ऑडिट करने के लिए कोई स्वतंत्र निकाय नहीं है। कानूनी उपाय धीमे हैं, महंगे हैं और अधिकांश नागरिकों के लिए दुर्गम है। बात करें आर्टिकल 371 खबरों में क्यों है। शासन पारंपरिक रीति रिवाजों और केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में नागालैंड के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षणों पर चर्चा। अनुच्छेद 371 क्या है, 71A क्या है। नागालैंड की सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए जोड़ा गया एक विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान में इसे विषम संघवाद को ये दर्शाता है। अनुच्छेद 371A के तहत मूल संरक्षण। संसद के अधिनियम नागालैंड में निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होते हैं। नागा धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं, नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया, प्रथागत कानून से संबंधित दीवानी और आपराधिक न्याय, भूमि और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण। जब तक नागालैंड विधानसभा इस तरह के आवेदन को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव पारित नहीं करती। अनुच्छेद 371A की प्रकृति। स्थायी प्रावधान समयबद्ध नहीं है। सामान्य कानून द्वारा इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। संरक्षित क्षेत्रों में संसदीय हस्तक्षेप के लिए राज्य की सहमति आवश्यक है। संस्थागत पहलू। नागालैंड के राज्यपाल की कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी है। राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य बिंदु क्या है। अनुच्छेद 371 केवल नागालैंड पर लागू होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में संसद जो है वो पूरी तरह से वर्जित नहीं है, लेकिन राज्य की सहमति पर निर्भर है। यह भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान का हिस्सा है, लेकिन अस्थायी नहीं है। कौन सा भाग है। भाग 21 है। इसके बाद में आर्टिकल 371 खबरों में क्यों है। क्षेत्रीय स्वायत्तता और असममित संघवाद पर होने वाली बहसों में अनुच्छेद 371 के प्रावधानों का अक्सर उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 371 क्या करता है। इसमें विशिष्ट राज्यों के लिए विशेष प्रावधान शामिल है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। मुख्य विशेषताएं। अनुच्छेद 371 एक व्यापक प्रावधान है। उप अनुच्छेद 371A से 371J विभिन्न राज्यों पर लागू होते हैं। कौन कौन से राज्यों पर लागू होते हैं। इन प्रावधानों का दायरा और विषय वस्तु व्यापक रूप से भिन्न है। विशेष प्रावधानों की प्रकृति की बात करें तो ये प्रशासनिक व्यवस्थाएं, प्रथागत प्रथाओं का संरक्षण, क्षेत्रीय संतुलन के लिए विकास बोर्ड, कुछ राज्यों में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारियां। प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य बिंदु क्या है। अनुच्छेद 371 एक समान विशेष दर्जा प्रदान नहीं करते हैं। इसके प्रावधान राज्य विशिष्ट और प्रासंगिक है, मतलब जिस हिसाब से राज्यों की स्थिति होगी उसी अनुसार ये होते हैं। ये संवैधानिक सुरक्षा उपाय है, ना कि वैधानिक।